हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4, सप्लाई एनालिसिस। सप्लाई एनालिसिस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस क्वेश्चन में से आपको लॉ पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। तो उसमें मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज लॉ ऑफ सप्लाई। इसके पहले के पूरे वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गए, अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो वो देख लेना। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि लॉ का चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आपको डिमांड का चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपने डिमांड का चैप्टर पढ़ लिया ना, तो ये पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि दोनों के जो क्वेश्चंस हैं, दोनों के जो आंसर्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, बहुत ज़्यादा एक जैसा आपको लगेगा। बस डिमांड की जगह सप्लाई आ जाता है। तो सप्लाई क्या होता है? सप्लाई मतलब जब एक कोई भी सेलर, उसके पास जो क्वांटिटी है उसको एट द गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट द गिवन प्राइस वो सेल करने के लिए तैयार हो जाता है, तब उसको सप्लाई कहा जाता है। सप्लाई का इंट्रोडक्शन आपने नहीं देखा होगा तो वो देख लेना। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई जैसे मैंने बताया, लॉन्ग आंसर में आपको पूछ सकते हैं, इसके साथ अजम्पशन या एग्जेप्शन जरूर पूछा जाता है। अगर आपको लॉ ऑफ सप्लाई पूछ रहे हैं तो आपको उसको लिखने का सिक्वेंस कैसा होना चाहिए? सबसे पहले आपको लिखना चाहिए इंट्रोडक्शन, सेकेंड नंबर पे स्टेटमेंट ऑफ लॉ, फिर सप्लाई स्केड्यूल बनाना है, उसका एक्सप्लेनेशन, फिर सप्लाई कर्व बनाना है और उसका एक्सप्लेनेशन। इसके बाद आपको पूछेंगे एग्जेप्शन या अजम्पशन, तो वो इसके बाद लिखना। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया फिर अजम्पशन दिया, वैसा नहीं। पहले पूरे लॉ को कंप्लीट करो, उसके बाद अजम्पशन या एग्जेप्शन लिखो। तो उस सीक्वेंस में मैंने आपको लिखा है। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमेशा आपको ये इंट्रोड्यूस करना है कि ये लॉ कब इंट्रोड्यूस हुआ है, किसने इंट्रोड्यूस किया है, कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया है, कौन से बुक में इंट्रोड्यूस किया है। तो आप जितने भी लॉ लिखोगे सबका इंट्रोडक्शन सेम लिखो, ठीक है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, और मोस्ट ऑफ सारे लॉ को अल्फ्रेड मार्शल ने ही इंट्रोड्यूस किया है। इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स विच वॉज पब्लिश्ड इन 1890। बस इतना याद रखना है कि इंट्रोड्यूस ने इसको इंट्रोड्यूस किसने किया? अल्फ्रेड मार्शल ने अपने बुक में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और जो कि पब्लिश हुई थी कब? 1890 में। बस ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ लॉ। स्टेटमेंट ऑफ लॉ आपको एज ए डेफिनेशन है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि डेफिनेशन आपको वर्ड टू वर्ड याद करना पड़ता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपको वर्ड टू वर्ड याद करना पड़ेगा। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो भी अदर फैक्टर्स हैं जिनके वजह से हमारे लॉ पे या हमारे सप्लाई पे इफेक्ट पड़ता है, वो ना पड़े। जैसे कि अगर सिर्फ प्राइस की वजह से पड़े, जैसे कि क्लाइमेट कंडीशन हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, इन सब के ऊपर वजह से जो सप्लाई पे इफेक्ट पड़ता है वो नहीं पड़ना चाहिए। वो सब क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऐसा हम इसमें अज्यूम करते हैं लॉ को सेटिस्फाइड करने के, लॉ को ट्रू करने के लिए। तो इसमें अज्यूम करना है कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड। अगर प्राइस ज्यादा होगा तो सेलर क्या करेगा? ज्यादा सेल करेगा। एंड लोअर इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड। और अगर प्राइस कम होगा तो सेलर क्या करेगा? सप्लायर क्या करेगा? कम सप्लाई करेगा। तो यही एकदम इजी सा स्टेटमेंट है कि अगर प्राइस ज्यादा होता है तो सप्लायर ज्यादा सेल करते हैं, अगर प्राइस कम होता है तो सप्लायर कम सेल करते हैं। तो इसमें आपको ये याद रखना है, हायर, मोर, लोअर, लेस। ये चार चीज आप याद रखो, हायर, मोर, लोअर, लेस। बस फिर आपका ये स्टेटमेंट आपका एकदम इजी हो जाएगा। नेक्स्ट हमें सप्लाई स्केड्यूल बनाना है। सप्लाई स्केड्यूल अगर आपने मार्केट डिमांड पढ़ा होगा, मार्केट सप्लाई पढ़ा होगा, तो आपको ये इजी होगा। दो कॉलम बनाना है, एक प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड एक सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। आप इसका नंबर चेंज भी कर सकते हो, यही भी रख सकते हो। 10, 20, 30, 40, 50 प्राइस कर दिया, और सप्लाई कितना हो गया? 100, 200, 300, 400, 500। जैसे जैसे प्राइस देखो बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे सप्लाई भी क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। अभी क्या करना है? हमें इसको एक्सप्लेन करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। अब अगर अब ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको देख के डरना नहीं है। अगर आपने मेरे पहले के वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग हर जगह पे एक्सप्लेनेशन सेम रखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देखने की वजह से, डायग्राम देखने की वजह से बच्चे डर जाते हैं, पर इसमें आपको जरा सा भी नहीं डरना है। हर जगह जितने भी हमारे ऐसे डायग्राम वाले क्वेश्चन है उसको एक जगह पे लिख लेना है, एक जगह पे लिख के सबके एक्सप्लेनेशन को लिख लेना है। आप सबका एक्सप्लेनेशन एक जैसा लिखोगे ना
तो आपको जरा भी डर नहीं लगेगा। हमने सब क्वेश्चंस का, आप मेरा क्वेश्चन देखोगे तो मैंने हर क्वेश्चन को ऐसे ही एक्सप्लेन किया है, इसी वे में। और पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करो, आपके बुक में पॉइंट वाइज नहीं दिया है, लेकिन अगर आप पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करते हो तो इससे आपका एक अच्छा लुक आता है, जिसकी वजह से आपको उसमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। फिर देखो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम 10 to 20 सप्लाई ऑल्सो राइजेस फ्रॉम 100 to 200 kg। जब प्राइस 10 से 20 पे इंक्रीज हो रहा है तो हमारा सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है, कितना, 100 से 200 kg पे। सेकेंड पॉइंट, फर्दर प्राइस राइजेस फ्रॉम 40 to 50 रुपीज सप्लाई ऑल्सो राइजेस फ्रॉम 400 to 500 kg। जब प्राइस फिर से बढ़ रहा है 40 से 50 रुपीज पे, तो हमारा सप्लाई भी क्या हो रहा है, 400 से 500 kg पे बढ़ जा रहा है। यानी कि जैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ते जा रहा है। इट मीन्स व्हेन प्राइस राइजेस सप्लाई ऑल्सो राइजेस एंड व्हेन प्राइस फॉल्स सप्लाई ऑल्सो फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ेगा, जैसे प्राइस कम होगा सप्लाई भी कम होगा। इट शोज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। और ये हमें क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब कि प्राइस और सप्लाई दोनों साथ में बढ़ते हैं। जब दोनों साथ में बढ़ते हैं तो उसको कहा जाता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। देखा, एकदम इजीली 4 पॉइंट में एक्सप्लेन हो गया, बस इसी को एक्सप्लेन करना है अपने वर्डिंग्स में, इसे एक्सप्लेन कर दो। फिर सप्लाई कर्व बनाना है। सप्लाई कर्व भी काफी इजी है, आप अपना स्केल से बनाना। जब प्राइस 10 रुपीज था तो फिर सप्लाई कितने का कर रहे थे, 100 kg का। उसके बाद जब सप्लाई 20 हुआ तो फिर जब प्राइस 20 हुआ तो सप्लाई भी बढ़ गया, 200 kg हो गया। उसके बाद जब प्राइस 30 था तो सप्लाई 300, 30 और 300 के सामने डॉट कर दो। फिर जब प्राइस 40 हुआ तो 400 kg, 40 और 400 के सामने डॉट कर दो। और जब प्राइस 50 हुआ तो फिर सप्लाई भी 500 kg। इसको अच्छे से क्या करना है, मिला देना। मेरे पास स्केल नहीं है, अब स्केल से मिलाना, सीधा लाइन आएगा एकदम। यह है हमारा एसएस कर्व, सप्लाई कर्व, बस एकदम इजीली से बन गया। यह होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा वाई एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसके बाद प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड। बस आपको डायग्राम को देखते देखते डॉट बनाने जाना और बाद में उस डॉट को ज्वाइन कर देना है। ये हमारा सप्लाई स्केड्यूल बनके रेडी हो गया और इसमें कुछ भी नहीं करना। अब इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन काफी इजी है, कैसे करना है। फर्स्ट, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी सप्लाइड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस। हर एक डायग्राम का एक्सप्लेनेशन फर्स्ट पॉइंट ऐसे ही करना है। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी सप्लाइड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस। उसके बाद सेकेंड, ऐसे सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच हैज अ पॉजिटिव स्लोप। ऐसे जो सप्लाई कर्व हमारा क्या रहा है, अपवर्ड हो रहा है। देखो ये अपवर्ड जा रहा है, इसको इंडिकेट करके बता दो। अपवर्ड जा रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ। ये क्या हमें बता रहा है कि ये पॉजिटिव स्लोप्स है। पॉजिटिव स्लोप्स यानी किसी चीज का बढ़ना, अच्छा होना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट इंडिकेट्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। और ये क्या शो कर रहा है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें शो कर रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहा है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में। तो ये है आपका, जैसे हमने ऊपर एक्सप्लेन किया था वैसे ही यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आपका ये सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई फिनिश हुआ है। देखो काफी इजी है, पहले इंट्रोडक्शन, फिर स्टेटमेंट ऑफ लॉ, फिर सप्लाई स्केड्यूल बनाना है, उसको एक्सप्लेन करना है अपने वर्डिंग्स में। उसके बाद सप्लाई कर्व बनाना है, उसको एक्सप्लेन करना है अपने वर्डिंग्स में। तो यहाँ पे आपका फिनिश हुआ है लॉ ऑफ सप्लाई। आई होप आपको समझ में आया होगा। आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।